बच्चों अपन आज डिस्कस करेंगे पेपर्स जो 16 अप्रैल को हुआ है। बहुत इजी पेपर था, बहुत आसान पेपर था और मैंने जो बताए थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से लगभग 90% से ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन मिल रहे थे। आप भले मिला लीजिए और मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूं बहुत इजी पेपर था, बहुत आसान ऑब्जेक्टिव थे। खालिस्तान में भी बहुत इजी था, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे वो भी आसान थे। एक खाली स्थान था उसमें थोड़ी बच्चों को समस्या आई होगी रिक्त स्थान में, और जो बहुत इजी क्वेश्चन थे वो बताए हुए क्वेश्चन ही सारे मिले थे। तो आप अपन चर्चा करेंगे अब पेपर के ऊपर। आप लोग मिला लीजिए और आपके कितने नंबर आ रहे हैं मेरे साथ आप टैली कर लीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर मेरे कितने नंबर आ जाएंगे आज के पेपर के अंदर। पेपर आप लोगों सबके पास है, आपने क्या आंसर लिखा है मैं आपको आंसर बता रहा हूं, उसके बाद अपने नंबर दीजिए और बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बच्चों अपन ने ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आया था मनुष्य में अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आपको इसका उत्तर बताना 23। यानी जो क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स अर्धसूत्राणु तो द्विगुणित होते हैं, वो 2n होते हैं, वो 46 होते हैं और n होते हैं, वो कितने होते हैं 23 होते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से परिभ्रूणकोश पाया जाता है, यानी पेरी एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, पेरिस्पर्म किस में पाया जाता है। तो आपको इसका उत्तर बताना चुकंदर। क्या है? चुकंदर इसका उत्तर सही है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन के सामने आया था कौन से अनुवांशिक विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है और लिंक क्रोमोसोम एक्स 0 हो जाते हैं। यानी कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी कम डेफिशिएंसी हो जाती है और लिंक क्रोमोसोम एक्स 0 हो जाता है। तो नेचुरल सी बात है टर्नर सिंड्रोम, इसका उत्तर होगा अपने डी टर्नर सिंड्रोम। इसमें 44 एक्स 0 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार है, प्यूरिन आपको पता ही है सीटी बजाई उर्मिला नाचने लगी, ये पिरामिड पर कहां पर बचा नाचने लगी, पिरामिड पर नाचने लगी। पीछे क्या बचा? एडेनिन बचा। एडेनिन क्या है? प्यूरिन है। क्या है ये? क्या है ये? पिरामिडीन है। क्या है? पिरामिडीन है। तो इस तरह से आप इसको आराम से ट्रिक से याद रख सकते थे। तो ये क्या है? ये अपने इसका उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी। हाथी पांव रोग का रोग कारक है। हाथी पांव जो अपन कहते हैं एलिफेंटिसिस डिजीज है, अमीबा से होते नहीं, एस्केरिस से होते नहीं, फाइलेरिया कर्मी है। इसका उत्तर होगा फाइलेरिया कर्मी। फाइलेरिया कर्मी से क्या होता है? हाथी पांव रोग होता है। किसी कोशिका में पूर्ण पादप उत्पन्न होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसमें पूर्ण पादप उत्पन्न होने की क्षमता पूर्ण शक्तता के नाम से कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी होगा। कौन से ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से होती थी? इसका उत्तर होगा टाइफाइड। क्या होगा? टाइफाइड। खाद्य श्रृंखला में हरे पादप का स्तर होता, तो हरे पादप का स्तर होता उत्पादक, ए होगा। क्या होगा? ए होगा। कौन सा प्रोटीन जीन क्राई कपास में मुकुल कर्मी है उसको नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर होगा अपने डी। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों। अपन ने खाली जगह आई थी और खाली जगह पे चर्चा कर लेते हैं। एक ही नस्ल के बंदी जब प्रजनन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन। ठीक है, इनब्रीडिंग के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, बीटी जीव इस जीवाणु से निर्मित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने कई बार बताया था। इसका उत्तर है बेसिलस थुरिजिएंसिस। क्या है? बेसिलस थुरिजिएंसिस। ये सारे सवाल मैंने जो बताए हैं उसी में से आ रहे हैं बच्चों, बेसिलस थुरिजिएंसिस। यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुरूपता के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। इसका उत्तर होगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होगा? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसी तरह से इसका उत्तर बेसिलस थुरिजिएंसिस। एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरी जाति या पादप जाति या अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती है, इसको कहते हैं सह विलुप्तता। क्या कहते हैं? सह विलुप्तता के नाम से उसको सह विलुप्तता। ठीक है, को एग्जिस्टेंट, को एग्जिस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो इस तरह से एक हाजिर हो गई। अब अपन एक एक लाइन के सवाल देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं बच्चों। अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल और खालिस्तान काफी ज्यादा सही हुए होंगे। तो सबसे अगला सवाल है जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए, यानी बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन लिखिए। तो नए उत्पाद और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीव और कोशिका और उसके अंगों और आणविक अनुरूपों का संयोजन होता है, उसको कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और अन्य जो जीव है उनका उपयोग करके दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु बनाना भी जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब यहां पे सवाल इसने टिपिकल दे दिया है, इसने एविल्स दे दिए। क्या दे दिए?
माता का एलिस दिया है IA और पिता का एलिस दिया है I। इसने ये नहीं कहा कि माता का रक्त समूह A है और पिता का रक्त समूह A है, O है, ठीक है। इसने ये नहीं कहा, इसने एलिल लिखे हैं तो आपको पता है IA और I, इन एलिस के बीच में जब संयोजन होता है तो उसके फलस्वरूप जो रक्त समूह होता है संतान का वो A होता है, तो इसका उत्तर होगा A। अगर आपने वो लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन A आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। A और O दोनों लिखे हैं तो टीचर के ऊपर है कि वो आपको नंबर दे भी सकता है। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियां और दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन और क्षतिपूर्वक भुगतान के जो जैव संसाधनों में उपयोग किया जाता है उसको अपन कहते हैं बायोपायरेसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, ये मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये भी बताया था। तो क्वेश्चन आपको लगभग मेरे बताए हुए में से मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही। बच्चों तो तीसरा प्रश्न है उसको चल रहा है, वर्णांता में व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर सकता। इतना सरल प्रश्न आएगा मैंने सोचा नहीं था। लाल और हरे रंग में व्यक्ति क्या करता है, अंतर नहीं कर सकता है, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है सहज प्रतिरक्षा की परिभाषा लिखिए। सहज प्रतिरक्षा मतलब जो जन्मजात होती है और अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है, जो कि अपन कहते हैं आपको जन्म से आपके पास में होती है, उसको कहा जाता है, जो वंशागत होती है उसको कहा जाता है सहज प्रतिरक्षा। अनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऐसे पौधे, कवक, जीवाणु और जंतु जिनके जीन हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित होते हैं उन्हें कहते हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव। समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड, ये मैंने बताया था और ये सवाल आया है, उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है, ये अपने ध्यान रखना है। बच्चों अपन के तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। तीसरे में बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब एक्स सिटू कंजर्वेशन, उसका मतलब उसको मूल आवास होता है, उसका जो प्राकृतिक आवास होता है, वहां से आप चिड़ियाघर या आप किसी आपके पास जंतु उद्यान है, कोई वनस्पति उद्यान है या कहीं आप क्या करते हो, लाके उसको रख देते हो, जैसे अपन कहते हैं जीन बैंक के अंदर, तो उसको कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। ये जाति विलुप्ति को बचाने का तरीका है। अब अपन सेक्शन बी में आ जाते हैं। पहला सवाल आया है, किन्हीं 3 गर्भ निरोधक साधनों के नाम लिखो। पहला अंतःगर्भाशय युक्ति, दूसरा कॉन्डोम, तीसरा बद्धीकरण। आप कोई भी 3 साधन लिख सकते हो, क्या है, बहुत सारे साधन है इसमें। फिर उसके बाद जीन गन क्या है, इसका एक उपयोग लिखो। तो जीन गन अपन ने पढ़ा था कि ये डीएनए है, इसको अपन क्या करते हैं, ये डीएनए है या जीन है, इसको सोने या टंगस्टन से आवृत करते हैं। फिर इस जीन गन की सहायता से अपन क्या करते हैं, इसको उच्च वेग से त्वरित करते हैं और पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है अनुवांशिक रूपांतरित पादप बनाना, यानी इसका महत्व पूछा जाता था आपको बताना, इसका महत्व है अनुवांशिक रूपांतरित पादप बनाना। आप कोई भी महत्व लिख सकते हो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु। ये आप मन से भी लिख सकते हो। मधुमक्खी पालन है, उसमें छत्ते की देख रेख है, छत्ते का रख रखाव है, इसके अलावा शहद का इकट्ठा करना होता है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि मधुमक्खी पालन ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पुष्प हो। तो आपको ये 3 बिंदु मन से लिखने दे कि भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगते हैं मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से हमको शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, मधुमक्खी छत्ता होता है, उसकी देखभाल जरूरी है, मधुमक्खी आप कौन सी जाति पाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये आप 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते थे। अगला सवाल है पशु प्रजनन क्या है, यानी पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से जनन करवाना क्या कहलाता है? पशु प्रजनन कहलाता है। जो वैज्ञानिक तरीके से अगर पशुओं का अपन जनन करवाते हैं उसको पशु प्रजनन कहते हैं। 2 उद्देश्य, सबसे पहला तो एक नस्ल सुधार है, दूसरा उत्पादन में वृद्धि करना। यानी पशु प्रजनन इसलिए करते हैं ताकि उसकी नस्ल की सुधार होगी और दूध उत्पादन अधिक होगा, दूध में प्रोटीन अधिक होगा, दूध की गुणवत्ता बढ़ेगी, मांस अधिक प्राप्त होगा। ये आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं। जनसंख्या वृद्धि विस्फोट का कारण, ये चौथे पार्ट में से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि का कारण है स्वास्थ्य व्यक्तियों का अच्छा है, यानी बीमारी से आसानी से व्यक्ति मर नहीं रहे हैं। दूसरा मेन कारण है जनन योग्य व्यक्ति अधिक होना। जनसंख्या में जो जनन योग्य व्यक्ति है वो सबसे अधिक है, इसलिए क्या है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ठीक है। फिर एक शाहवाग को क्लोनिंग करने हेतु तो आवश्यक किसी एक विशेषता को समझिए। तो ये क्लोनिंग के लिए आपको क्या है, 4 विशेषता, कोई भी एक आप विशेषता लिख सकते थे कि उसमें प्रतिकृति उद्भव स्थल होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, प्रतिकृति उद्भव स्थल है वो उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा अपन कह सकते हैं उसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होने चाहिए, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन उसमें उपस्थित होने चाहिए। तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होना चाहिए। तीसरा उसमें प्रतिकृति का गुण होना चाहिए, यानी प्रतिकृति कोई भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है।
चिकित्सा में जैव पद्धति की किसी एक उपयोग को आप समझाओ, तो इसमें आप जीन चिकित्सा को समझा सकते थे कि जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है, हानिकारक जीन को हटाकर उपयोगी जीन है उसको लगाया जाता है, उसको कहते हैं जीन चिकित्सा। क्या कहते हैं, या आप इंसुलिन का उत्पादन है वो समझा सकते थे कि जो इंसुलिन है उसका उत्पादन कैसे किया जाता है, जीवाणु की सहायता से किया जा सकता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अनुवांशिक रूपांतरित पौधे के उत्पादन के कोई दो लाभ दीजिए। तो अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है उसके उत्पादन से सबसे पहला लाभ ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सकता है। दूसरा, उसमें जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि जो मूल्य है उनकी वृद्धि हो जाती है। तीसरा, वो कैसे भी विपरीत परिस्थिति वाले वातावरण में आसानी से जिंदा रह सकता है। अपन इसके 4-5 महत्व है वो बता रखे हैं, वो आप आराम से लिख सकते हो। किसी एक अनुवांशिक रूपांतरित पादप का नाम लिखो, तो बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन है, बीटी तंबाकू है, बीटी कपास है, या बीटी जैसे मक्का है, ऐसे आप लिख सकते हो। जैव विविधता क्षति के कारण 4 कारण है। सबसे पहला अतिदोहन है, दूसरा आवासीय जैसे क्षेत्र है उसका मान लो अगर ज्यादा विखंडन हो जाता है, सह विलुप्तता होती है। तो कोई भी एक आप कारण लिख सकते हो। ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में क्यों होता है, सीधा क्यों होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और 10% नियम के अनुसार होता है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में क्या होती है, ऊर्जा 10% स्थानांतरित होती है, ये ध्यान रखना है। पराजीवी जंतु के जैविक उत्पाद में क्या भूमिका है, तो दूध बनाया जाता है। जैसे अपन कहते हैं पराजीवी जंतु होते हैं वो उत्पादन करते हैं। दूध में क्या होता है, लैक्टोग्लोबुलिन ज्यादा होता है, जैसे रोजी गाय है उसके अंदर, ये अपने ध्यान रखना। जैसे भेड़ है उसके अंदर अल्फा एंटीट्रिप्सिन दूध में ज्यादा होता है, तो ये बताना है। जैव विविधता के जातीय क्षेत्र संबंध प्रतिरूप कोई परिभाषा लिखी है, तो अपन को पता है ये क्या कहता है, ये कहता है किसी क्षेत्र में अगर जातीय क्षेत्र ज्यादा बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, उसके अंदर जैव विविधता भी अधिक होगी। ये प्रतिरूप की परिभाषा है। जैसे जैसे जातीय क्षेत्र बढ़ता है, जैसे क्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ती है। बच्चों अगले क्वेश्चन है अपने, ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके, बहुत सरल क्वेश्चन आए थे। आलैंगिक जनन की परिभाषा, आलैंगिक जनन की परिभाषा आप लोगों सबको आती है कि यानी एकल जनक क्या करता है, नई संतति का निर्माण करता है, उसको आलैंगिक जनन कहते हैं। पुष्पीय पादपों में कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण, तो आप जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, एग्जाम्पल दे सकते थे। जैसे पत्ती में ब्रायोफिलम है, तने में जैसे अपन आलू है, और जड़ में जैसे अपन गाजर है, इनका उदाहरण अपन दे सकते थे। फिर उसके शकरकंद है। अगला सवाल, लैंगिक जनन की परिभाषा। लैंगिक जनन मतलब 2 अलग अलग जो अपन कहते हैं अनुवांशिक रूप से भिन्न जनक होते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र का मतलब एक विशेष ऋतु के अंदर जो स्राव चक्र होता है, यानी कि इसमें आतल चक्र होता है, उसके बाद में अंडोस, जैसे मान लो अंडोत्सर्ग होगा वो बाद में होगा, क्या होगा, बाद में होगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन है, प्रभाविता नियम का पेनेट वर्ग की सहायता से तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधा लेके आपको ये क्रॉस करना था, और F2 पीढ़ी के अंदर क्या है, 1:2:1 बताना था। परीक्षण संकरण का उदाहरण देकर समझाइए। परीक्षण संकरण में आपको F1 पीढ़ी है उसका संकरण क्या है, किस जनक के साथ कराना है, अप्रभावी जनक के साथ कराना है, उसको कहते हैं परीक्षण संकरण। किसी एक जलवाहित रोग का नाम लिखिए, जैसे टाइफाइड है, हैजा है, ये जलवाहित रोग होते हैं। जलवाहित रोगों के रोकथाम ये जल को उबाल कर पीना चाहिए, जल को छान कर पीना चाहिए, जल को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ये अपने ध्यान रखना। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए, उदाहरण लिखिए। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जब रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है उसके पश्चात क्या होता है, उस रोगजनक के खिलाफ जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं सक्रिय। ये प्रतिरक्षा क्या होती है, धीमी होती है और स्थायी होती है और स्मृति के रूप में संचित होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या किया जाता है, प्रतिजन होता है, उसमें प्रतिजन का प्रवेश हो चुका, उसके बाद प्रतिरक्षा बाहर से दी जाती है, वो प्रतिरक्षा उसको नष्ट कर देती है। जैसे सांप के खाने पर क्या होता है, एंटीवेनम दी जाती है, तो वो क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा आपको पूरा एक वीडियो बना रखा, मैंने उस वीडियो को देख लीजिए आप। उदाहरण अपन को पता है, टीकाकरण क्या सक्रिय प्रतिरक्षा है, और सांप को जो जहर होता है उसको नष्ट करने की जो एंटीवेनम दी जाती है वो क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। बच्चों बड़े क्वेश्चन भी बहुत इजी आए हैं। फ्लोरिकल्चर क्या है, यानी पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुंकेसर की संरचना होती है, उसमें पूतंतु, योजी और परागकोश होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और एक पुंकेसर का चित्र बनाना बहुत आसान सवाल है। निषेचन पश्च घटना, उसमें आपको भ्रूण
भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है, ये निषेचन पश्च घटना कहलाती है। पादप भ्रूणकोश की संरचना का वर्णन कीजिए, तो आप भ्रूणकोश होते हैं उसकी संरचना आराम से समझ सकते हो। एक द्विबीजपत्री भ्रूण का चित्र बनाना था आपको। अनुलेखन की परिभाषा कीजिए। अनुलेखन होता है डीएनए से आरएनए बनना। फिर डीएनए अनुलेखन इकाई के भाग होते हैं, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, रेगुलेटर होते हैं, 3 भाग होते हैं और संरचनात्मक जीन होता है। अनुलेखन इकाई का आरेख की चित्र बनाइए। फिर अगला सवाल न्यूक्लियोटाइड के घटक। न्यूक्लियोटाइड के घटक आपको 3 लिखने थे, फास्फोरस है, शर्करा है और नाइट्रोजन क्षारक है। ये तीनों क्या न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं। फिर एक विशेषता बतानी थी, क्या करनी थी, डीएनए की संरचना। ये विशेषता ये है कि डीएनए द्विरज्जुकी होता है और इसके आधार होते हैं वो शर्करा और फॉस्फेट के बने होते हैं और जो इसके स्ट्रैंड होते हैं वो नाइट्रोजन क्षारक के बने होते हैं। प्यूरिन से पिरामिडीन जुड़ा होता है, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 बंध होते हैं, गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 बंध होते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का चित्र बनाइए। तो कुल मिला के पेपर बहुत अच्छा था बच्चों, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत की, आपका रिजल्ट अच्छा है। लगभग मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए उसमें से 99% क्वेश्चन है वो आप मिला लीजिए और वो क्वेश्चन है जो मैंने बताए हैं।